ईश्वर शरण इंटर कॉलेज प्रयागराज की 12 कृषि की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। शासन के निर्देशानुसार क्योंकि कक्षाएं बाधित हैं कोरोना के कारण, इसलिए ऑनलाइन आप सबका पठन पाठन बाधित न हो, इसलिए ऑनलाइन आप सबका मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निर्देश हुआ है। इसी क्रम में सस्य विज्ञान का जो प्रथम पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के हिसाब से सिंचाई, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। फसलों के सफल उत्पादन के लिए 4 चीज़ों का होना अत्यंत ही आवश्यक है: जल, वायु, धूप और भूमि। जैसा कि ऊपर आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जल, वायु, धूप और भूमि, ये सब ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके अभाव में हमारा कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। कृषि कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, या ये कह लीजिए कि मानव समाज, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके लिए ये 4 चीजों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसमें जो भूमि है, यह भूमि हम सब जानते हैं ये सीमित है, इसको न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश अर्थात धूप और वायु, ये दोनों भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और इस पर भी मनुष्य का कोई अपना नियंत्रण नहीं है। हम इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते हैं। चौथा, जल। जल हम जानते हैं कि सर्वाधिक जल जो प्राप्त होता है वह वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। भारत में वर्षा का काल जो है वो 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक, ये सर्वाधिक वर्षा, भारत में जितनी वर्षा होती है उसका लगभग 75 से 80% भाग इन्हीं 4 महीनों में प्राप्त होता है। इसमें भी कभी वर्षा ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। वर्षा का जो वितरण है वो इतना अनियमित है, उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे असम के 2 स्थान हैं, मानिसराम और चेरापूंजी। यहां पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 1275 सेंटीमीटर से लेकर या उससे अधिक, इस यहाँ की वार्षिक वर्षा का औसत है। जबकि दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि वर्ष में राजस्थान के इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और एक दूसरा क्षेत्र जो असम में है, जो असम की पहाड़ियों में है, मानिसराम और चेरापूंजी, वहां पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है 1275 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। अब यह वितरण पूरे वर्ष का है। अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो औसत वार्षिक वर्षा है उसको निकाला गया है, तो जो औसत आया है वो 120 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। लेकिन यह संपूर्ण वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि यह अनियमित है। और इस अनियमितता के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सामान्य वर्षा होती है। यानी पूरे क्षेत्र में समान रूप से वर्षा का वितरण नहीं होता। इन सारी स्थितियों को देखते हुए कृषि कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यानी अलग से कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देने के लिए हम जो जल देते हैं उसको सिंचाई कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि एक सामान्य शब्दों में, छोटे से शब्दों में लिखा है, आप इसको देखिए, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अगर इसकी सिंचाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है तो यह मानिए फसलोत्पादन भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। अब इसके आगे हम आते हैं, आखिर
ये सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई का करना आवश्यक क्यों है। तो इसके लिए मोटे मोटे आपके सामने ये 6 बिंदु दिए हुए हैं। अगर आपने इन 6 बिंदुओं पर ठीक प्रकार से दृष्टिपात किया तो पानी सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो जो पहला है भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी के लिए, तो भूमि की तैयारी का मतलब फसल उत्पादन करना है, तो इसके लिए खेत की जुताई आवश्यक है। मिट्टी को मुलायम करना है, इसके लिए मृदा के अंदर नमी होनी चाहिए। बीजों का अंकुरण, बिना नमी के अभाव में बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी अवस्था में जब समय से वर्षा नहीं होती है तो कृत्रिम रूप से सिंचाई करके मिट्टी तैयार की जाती है, खेतों को तैयार करते हैं ताकि समय से बुआई हो सके। क्योंकि समय से बुआई नहीं होगी तो फसल उत्पादन भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। इन सब चीजों को देखते हुए खेत की तैयारी के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है ऊसर भूमि का सुधार। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी मात्रा में भूमियों में क्षारीय मृदा, ऊसर मृदा का प्रकोप पाया जाता है और इसके कारण ऐसी भूमियों में कृषि कार्य संभव नहीं है। चूंकि जनसंख्या बढ़ी हुई है, इस जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए इन भूमियों का सुधार आवश्यक है और सुधार करने के लिए जल की आवश्यकता है। क्योंकि जल में ये लवण घुलनशील होते हैं और घुल करके ये खेत से बाहर निकाले जा सकते हैं या घुल करके निछालन के द्वारा ये मृदा की निचली सतहों में चले जाते हैं और इस प्रकार ऊसर भूमि का सुधार संभव हो पाता है। यानी ऊसर भूमि के सुधार के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है पाले से बचाव के लिए। पाला, जैसा कि हम जानते हैं भारत में जो जाड़े का मौसम यानी रबी का जो मौसम होता है उसमें जाड़े की है, उसमें पाले की संभावना अधिक रहती है और इससे जो कोमल पौधे होते हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो भारत में जो पाला पड़ता है वो सबसे अधिक दिसंबर के अंत से लेके यानी 15 दिसंबर से 15 जनवरी या संपूर्ण जनवरी महीना उसके अंतर्गत आता है। इसमें पाला पड़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो फसलों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करना आवश्यक होता है। अगर सिंचाई कर देते हैं तो इससे फसलों को पाले के प्रकोप से बचाया जा सकता है। चौथा है अनियमित वर्षा। वर्षा अनियमित होती है, अनिश्चित होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अल्पवृष्टि होती है और कभी कभी अनावृष्टि होती है। अनावृष्टि मतलब वर्षा का न होना। जैसे अपना मौसम है, 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा का मौसम होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जून बीत जाता है, जुलाई बीत जाता है, वर्षा नहीं होती। 15 जुलाई से वर्षा चालू है, कभी कभी सितंबर के अंत तक वर्षा जाती है, अगस्त माह में अधिक वर्षा हो जाती है। तो वर्षा की अनियमितता की स्थिति में फसलों को ठीक प्रकार से लेने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब पौधों को पानी की आवश्यकता है, फसल को पानी की आवश्यकता है, उस समय वर्षा हो ही। ऐसी अवस्था में कृत्रिम रूप से हमें पौधों को जल देना पड़ता है। पांचवा है सघन फसल चक्र। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि सघन फसल चक्र है क्या। जब तक सघन फसल चक्र को नहीं समझेंगे फिर जल की आवश्यकता के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जब वर्ष में हम 2 या 2 से अधिक फसल लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं वर्ष में 3 प्रकार की फसलें ली जाती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये आप 11वीं कृषि में पढ़ चुके हैं। इसको सघन फसल चक्र के लिए जैसे उसकी परिभाषा है, वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल लेना सघन फसल चक्र कहलाता है।
अब सघन फसल चक्र के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? कि जरूरी नहीं है कि हमारी फसल के हिसाब से वर्षा हो। तो अगर ठीक प्रकार से उत्पादन प्राप्त करना है, अच्छी फसल लेनी है, तो हमारे प्लाट पे, हमारे फार्म पे सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होना आवश्यक है। छठवां है अधिक पानी चाहने वाली फसलें। जैसा कि हम जानते हैं कुछ फसलें होती हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, कुछ फसलें होती हैं जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे धान की फसल, इसको अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। गन्ने की फसल, आलू की फसल, सब्जी की खेती, इन सबको करने के लिए इनको अधिक पानी चाहिए और इनका जो पानी देने का समय अंतराल है मौसम के अनुसार अलग अलग होता है और उसी हिसाब से वार्षिक वर्षा नहीं हो सकती। तो अधिक पानी चाहने वाली फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था होना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे पास सिंचाई के उचित साधन और उचित व्यवस्था होना चाहिए। हम आगे आते हैं कि यह सिंचाई, वास्तव में सिंचाई का इतिहास क्या है, सिंचाई शुरू कब हुई। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऐतिहासिक के दृष्टिकोण में जाएंगे। सिंचाई का इतिहास, सिंचाई का इतिहास, सिंचाई का इतिहास क्या है? हम जानते हैं कि सिंचाई का चलन बहुत प्राचीन काल से प्रारंभ हुआ। अब सबसे पहले सिंचाई कब हुई? जब लोगों ने देखा कि फसलों को सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो सबसे पहले खेती जो आरंभ हुई वह नदी घाटियों यानी नदियों के आसपास की भूमि, जहां पर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल या तालाब के किनारे, ऐसे स्थानों पर लोगों ने पहले कृषि कार्य करना प्रारंभ किया होगा। या फिर ऐसी जगहों पर खेती करना प्रारंभ किए होंगे जहां पर पर्याप्त वर्षा हुई होगी। तो विश्व के विभिन्न भागों में सिंचाई के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। जैसे नील नदी पर बांध बना के सिंचाई की गई, हड़प्पा की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, इन तमाम सभ्यताओं में जो अत्यंत प्राचीन सभ्यताएं हैं, इसमें हमको यह प्राप्त होता है कि वहां फसलों की सिंचाई के लिए नहरों तक का निर्माण प्राचीन काल में किया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, विभिन्न राजाओं के काल में भारतवर्ष में आवश्यक रूप से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में करीब करीब सभी राजाओं ने पीने के लिए और सिंचाई के लिए तालाबों का बड़ी मात्रा में निर्माण कराया, कुओं का बड़ी मात्रा में निर्माण कराया, साथ ही साथ विभिन्न नदियों पर बांध भी बनवाए। एक बड़ा ही ऐतिहासिक कालखंड है 1700 में, 1700 ईस्वी में मैसूर के राजा ने कावेरी नदी पर एक बांध बनाया ताकि उनके क्षेत्र की जनता सिंचाई करके बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सके। अब इसके कारण बगल के जो राजा थे त्रिचनापल्ली, वहां पर धान की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि कावेरी नदी का जो पानी था वो मैसूर राज्य की तरफ आ गया। अब इसके कारण त्रिचनापल्ली के शासकों ने चढ़ाई कर दिया मैसूर के ऊपर, लेकिन सौभाग्य से उसी समय बहुत तेज बारिश हुई और वर्षा के कारण कावेरी नदी में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ से वो बांध बह गया, जिसके कारण यह
लड़ाई टल गई। इसके बाद भी ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद बड़ी बड़ी नहरें, गंगा ऊपरी नहर, गंगा निचली नहर, भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध, इस तरह के तमाम बांधों की रचना हुई। इसको हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको भारत के मंदिरों की संज्ञा दी, इन बांधों को, और इसके द्वारा भारतवर्ष में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहरों के द्वारा प्राप्त हुई। इसके साथ साथ तमाम नलकूप विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए, जिससे ग्राउंड वाटर का कृषि कार्य में समुचित प्रयोग किया गया। इन सब के कारण वर्तमान में जो भारत में सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो चुकी हैं। इस शताब्दी के प्रारंभ में गंगा की सहायक नदियों पर अनेक बांध बनाए गए। गंडक नदी के से त्रिवेणी नहर ये 1914 में, और इसके अलावा दामोदर नहर 1935 में बनाया गया। और इस प्रकार से सिंचाई की एक उत्तम व्यवस्था भारतवर्ष में की गई। ये आज का टॉपिक इतना था। आगे कल हम पढ़ेंगे पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है।